चलो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के टाइप्स चल रहे थे। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का के टाइप्स। ठीक है, उसके अंदर 4 इंथैल्पीज हो चुकी है, 4 टाइप की। नंबर 1 इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नंबर 2 इंथैल्पी ऑफ कंबशन, हुआ ना। नंबर 3 इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन और नंबर 4 न्यूट्रलाइजेशन की इंथैल्पी। आज पढ़ेंगे नंबर 5। नंबर 5 है, नंबर 5 ले लेते हैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन को। नंबर 6 पे पढ़ लेंगे एटोमाइजेशन को, और नंबर उसके बाद अपने देख लेंगे वो बॉन्ड एनर्जी वाला, बॉन्ड इंथैल्पी। तो इंथैल्पी ऑफ इंथैल्पी इंथैल्पी की स्पेलिंग THALPY ना। इंथैल्पी चेंज फॉर फेस ट्रांसफॉर्मेशन, फेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड जा रहा होगा, लिक्विड से गैस जा रहा होगा, या तो सॉलिड से सीधा क्या जा रहा होगा, गैस जा रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेस का ट्रांसफॉर्मेशन। यानी फेस का हो जाना, चेंज होना। सॉलिड फेस होता है, लिक्विड फेस होता है। ठीक है, तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वही होगा कि सपोज तुम्हारे पास क्या है, सॉलिड है। सॉलिड से तुम लोग कहाँ जा रहे होगे? लिक्विड पे, या तो लिक्विड से कहाँ जा रहे होगे? गैस पे, या तो सॉलिड से सीधा कहाँ जा रहे होगे? गैस पे जा रहे होगे। सॉलिड से लिक्विड जाने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग या फ्यूजन। फ्यूजन के लिए ज़्यादा बेहतर लगता है सुनने में, फ्यूजन। लिक्विड से गैस पे क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन, या तो इवोपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, इवापोरेशन। डिफरेंस क्या है वेपराइजेशन में और इवापोरेशन में? सॉलिड से गैस पे जाने पे क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, है ना, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवापोरेशन। पता है किसी को? अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्जन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट से कम पे हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे पानी गिरा दूंगा सपोज, या पानी गिर गया, तो क्या वो पानी वहीं पे पड़ा रहेगा? कल आओगे तब भी उधर ही रहेगा? नहीं ना। अभी तुम 1 घंटे बाद आके देखो तो शायद नहीं होगा वो पानी वहाँ पे। डिपेंड करता है अमाउंट कितना है पानी का, बट ठीक है, जनरली पानी ऐसे ही सूख जाता है, उड़ जाता है। तो पानी तो गैस कब बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे ना। तो क्या यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया था कि पानी उड़ गया सारा? नहीं सर, रूम टेम्परेचर ही था। जैसे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वही वाला तो था, 25 28 जो भी चल रहा है अभी गर्मी के हिसाब से। तो हम देखते क्या है यहाँ से समझ में क्या आया कि जो कन्वर्जन होता है गैस बनने का लिक्विड से पानी के लिए, या पानी जैसे लिक्विड के लिए लोअर टेम्परेचर पे भी हो जाता है वो। तो फिर हो कैसे रहा है? इनफ एनर्जी तो है ही नहीं, इनफ एनर्जी तो है ही नहीं कि लिक्विड गैस बन जाए। तो फिर उस टेम्परेचर से नीचे पे कैसे हो रहा है? 25 डिग्री सेल्सियस पे कैसे हो जा रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पे कैसे हो जा रहा है? पर 100 डिग्री पे उतनी एनर्जी आएगी ना कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और चले जाएंगे। तो ये 25 डिग्री पे कैसे हो रहा है, या 30 डिग्री पे कैसे हो रहा है? खैर, हो जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इवापोरेशन। और अगर 100 डिग्री पे होगा तो क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। ठीक है, अच्छा क्यों हो रहा है अब जरा वो देख लेते हैं। देखो सुनो, वेपराइजेशन इवापोरेशन ये बल्क फिनोमिना है। ये कैसा फिनोमिना है? ये कैसा इवेंट है? बल्क इवेंट है। यानी जब एनर्जी बढ़ेगी तो पूरे अंदर तक, मैटर के अंदर तक, यानी पानी की एक डेगची रखी है तो हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी यहाँ पे बढ़ेगी वेपराइजेशन के अंदर। यह सिर्फ सरफेस फिनोमिना है। ये क्या है? सरफेस में, यहाँ पे सरफेस की एनर्जी ही बढ़ेगी। सरफेस में जो पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एनर्जी उतनी हो जाएगी कि वो क्या हो जाए? गैस फेस में क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए, गैस में क्या हो जाए? चले जाए। यानी यहाँ पे एनर्जी सबकी साथ में नहीं बढ़ रही है, सबकी एनर्जी साथ में बढ़ रही नहीं है, तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा नहीं। सिर्फ जो पतली सी लेयर है ना, एक लेयर, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, वो क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। फिर जो दूसरे नंबर की लेयर थी अब वो पहले नंबर की लेयर बन जाएगी,
पानी की, अब उसकी बारी, वो एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उड़ जाएगा। ऐसे से करके लेयर बाय लेयर कन्वर्जन का प्रोसेस होगा। तो उसमें तुमको 100 डिग्री लाने की ज़रूरत नहीं है। एक ऊपर का भी इनफ एनर्जी दे दो ना उसको, जैसे जितना एनर्जी 100 डिग्री में होता है उतनी एनर्जी दे दो ना, तो चला जाएगा वो। बात को समझो। 100 डिग्री पे मान लो कि हर एक बंदे को 10-10 की एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे तो बंदे कम है ना एक लेयर में, तो तुमको कम ही एनर्जी चाहिए होगी, भले से 100 डिग्री ना पहुँचे, तुमको तो एनर्जी कम सप्लाई करनी, बंदे ही कम है एक लेयर में, तो कन्वर्जन हो जाता है यहाँ पे। तो अगर लिक्विड से गैस जा रहे हो बॉइलिंग पॉइंट से कम में, तो क्या बोलना है, इवापोरेशन। और बॉइलिंग पॉइंट पे ही जा रहे हो, लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उस पर जा रहे हो, तो क्या बोलोगे, वेपराइजेशन बोलोगे। बोलो क्लियर है। अच्छा, अगर ये इवापोरेशन नाम की प्रोसेस नहीं होती तो हम लोग कभी सूख ही नहीं पाते। खुद ही सोच लो, तुम सूख क्यों पाते हो, तुम्हारा कपड़ा कैसे सूख पाता है, इवापोरेशन की हेल्प से हो पाता है। नहीं तो फिर तुमको गैस पे रखना पड़ता कपड़े को, तब जाकर के वो अंदर के मॉलिक्यूल्स काइंड ऑफ वो उबलते हैं और फिर वो स्केप कर जाते हैं, उसमें तो कपड़ा भी जल मतलब क्या बोलेंगे, बर्न हो जाता है। इस तरह से कपड़ा तो बर्न हो ही जाता है ना, उसका तो फौरन से मेल्ट हो जाता है। फैब्रिक कवर है, कमज़ोर है, जल जाता। पॉलिश वगैरह का तो मेल्ट हो जाते सीधा। खैर जो भी है, कपड़ा बचता नहीं उसके इसमें, ना तुम सूख पाते। मुँह पे पानी का छींटा मारते, पानी उड़ ही नहीं रहा है, तो तवे पे मुँह रखना पड़ता फिर तो। सोच के देखो, तुमको हंसी आ जाएगी। यानी ये तुम्हारा लाइफ सेवियर है इवापोरेशन, ठीक है। इवापोरेशन की हेल्प से तुम्हारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इवापोरेशन की हेल्प से तो तुम्हारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। पसीना निकलता है, पसीना उड़ जाता है, तो पसीने की बॉइलिंग पॉइंट तो आई नहीं, फिर भी वो उड़ गया। यहाँ पे लेयर बाय लेयर काम हो रहा है, ठीक है। ऐसा तो अगर तुम्हारे पास कोई सब्सटेंस है, ठीक है, सपोज तुम्हारे पास क्या है, CO2, सपोज सॉलिड है। क्या है, CO2 सॉलिड है। इसको तुम क्या करोगे, एनर्जी दोगे। तो क्या बन जाएगा, CO2 गैस बन जाएगा सीधा। लिक्विड ये बनता नहीं है। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, सॉलिड से गैस। इस प्रोसेस हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और ये जो प्रोसेस हुई, इसका जो डेल्टा H होगा उसको तुम क्या बोलोगे, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन। क्या बोलोगे, डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन। सिंपल एज डैट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास आयरन है, ठीक है, सॉलिड में होता है, इसको तुम एनर्जी सप्लाई करोगे, ठीक है, बन जाएगा आयरन, लिक्विड बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे, सॉलिड से क्या जा रहा है, लिक्विड जा रहा है, तो क्या बोल देंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन, फ्यूज हो जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यही आयरन जो लिक्विड है, उसको तुमने एनर्जी और सप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया, आयरन गैस स्टेट के अंदर आ गया, लोहा। इसके डेल्टा HR को तुम क्या बोल दोगे, बताओ जल्दी से, अरे बोलो भाई जल्दी से, वेपराइजेशन बोल दोगे, डेल्टा H वेपराइजेशन। ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे इवोपोरेशन नहीं होगा, इवोपोरेशन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कोई मेरे को बोल सकता है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज ऑफ फ्यूजन प्लस एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन, है ना। यहाँ इसको एनर्जी दोगे तो ये बनेगा, इसको एनर्जी दोगे तो बनेगा। अगर ये दोनों एनर्जी एक साथ दे दो तो सीधा ये यहाँ से चले जाएगा। सीधी बात है कि सब्लिमेशन के अंदर क्या हो रहा होगा, फ्यूजन और इवोपोरेशन एक साथ हो रहा होगा धड़ाधड़, ठीक है, एक के बाद एक साइमल्टेनियसली। तो सब्लिमेशन की एंथैल्पी, इसकी एंथैल्पी प्लस इसकी एंथैल्पी की क्या होगी, बराबर आएगी। बोलो क्लियर है। ये जो तुम्हारा जो दिख रहा है ना, सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपराइजेशन, ये सब को एक साथ तुम क्या बोलोगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलोगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे सब्सटेंस कितना होगा, 2 मोल होगा, है ना। यहाँ पे सब्सटेंस कितना लोगे वो डिपेंड नहीं करेगा उस पर। अरे यार तुम्हारे पास यहाँ पे 1 किलो कार्बन डाइऑक्साइड है सॉलिड, 2 किलो के लिए क्या वही उतनी ही एनर्जी लगेगी वेपर बनाने के लिए, ज़्यादा लगेगी ना। यानी डिपेंड किस पे करेगा, अमाउंट पे। तो इसलिए तुम यहाँ पे क्या लोगे, 1 मोल। क्या ले लोगे, 1 मोल। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सपोज सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ सब्लिमेशन। वो एनर्जी जो कि 1 मोल को कन्वर्ट करेगी, सॉलिड को कन्वर्ट करेगी लिक्विड में, उस रिएक्शन के डेल्टा H को तुम क्या बोलोगे, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन बोल दोगे। ये क्या रहेगी, उसकी डेफिनेशन रहेगी। और बस तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सब्लिमेशन इज इक्वल टू फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन,
ठीक है, ये तुम्हारा एंथैल्पी चेंज ऑफ फेस ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो डन, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है, देख लो एक बार, देख लो जरा। चलो हो गया डन, रिवर्स मतलब हाँ होगा, बस यहाँ पे तुम एनर्जी दोगे, रिवर्स मारोगे तो क्या होगा, एनर्जी तुम्हें मिल जाएगी। खुद ही सुन लो ना। डेल्टा एच आर क्या है, प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज। अब प्रोसेस अगर रिवर्स चल रही है तो उसका हो जाएगा। बस फर्क क्या रहेगा गैस से सॉलिड जाने में, तुम क्या करोगे, एनर्जी को निकाल लोगे, यानी सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी निकाल देगा, तुमको एनर्जी मिलेगी उस केस में। समझे कि नहीं समझे? या एनर्जी तुम क्या करोगे, सप्लाई करोगे ना। अरे भाई इसकी साइन क्या होगी, प्लस ही तो आएगी। ये सबकी साइन क्या होगी, प्लस ही तो होगी। एनर्जी तुम सप्लाई कर रहे हो, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, ध्यान रखना। जनरली बस ये तीनों की बात करी जाती है। ऑब्वियस ही बात है, वो तीनों प्रोसेस होते होंगे तो उनका भी डेल्टा एच आर होता ही होगा, तो वो भी एग्जिस्ट करेंगे ही दुनिया में, कॉमन सेंस की बात है। नंबर 6, वो फॉर्मूला समझना है ना, एकदम लॉजिकल फॉर्मूला, उसमें कुछ है नहीं खास। नंबर 5 हो गया था, नंबर 6 एंथैल्पी चेंज फॉर एटोमाइजेशन। ठीक है, एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन मस्त चीज़ है ये। एक काम करते हैं, इसको बाद में रखते हैं। एंथैल्पी चेंज ये ले लेते हैं, नंबर 6 पे इसको ले लेते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। देखो ये दो टाइप की होती है, बात समझना जरा। 6.1 बॉन्ड डिसोसिएशन, डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या लिखा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी वो एनर्जी जो कि क्या करवाएगी, बॉन्ड को ब्रेक करवाएगी, सिर्फ बॉन्ड को ब्रेक करवाएगी। मेरी बात समझना, ये वो एनर्जी है जो कि क्या करेगी, बॉन्ड को ब्रेक करवाएगी। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक जग पानी है, उस एक जग पानी के अंदर जो H2O है, तुमको उस H और O के बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो तुम क्या करोगे, एनर्जी दोगे ना। तो जब तुम एनर्जी दोगे, तुमने एनर्जी दिया एनर्जी दिया, एक पॉइंट आया कि इतनी एनर्जी हो गई कि वहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया। मुझे बताओ, तुमने इस पूरी प्रोसेस में जो भी एनर्जी दी, मान लो 100 जूल एनर्जी दे दी, या मान लो 1000 जूल एनर्जी दे दी, सपोज फॉर एग्जांपल, तो मुझे बताओ ये 100 जूल एनर्जी जो है या जो भी है, क्या मैं इसको डेल्टा बोल सकता हूँ, 100 1000 जो भी है? क्योंकि क्या हो रहा है इस प्रोसेस में, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है, बॉन्ड क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है, ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, बिकॉज बॉन्ड क्या हो जा रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो चूंकि यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, तो तुम्हारे एक जग पानी के अंदर जितने भी हाइड्रोजन, जितने भी ऑक्सीजन थे, वो सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए, एटम बन गए। क्या बन गए, एटम बन गए अलग अलग, बॉन्ड सारे के सारे क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो ये पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में कि पहले पास मेरे पास जग भर के पानी था, आज कुछ भी नहीं है, प्रोसेस का कुछ भी नहीं बचेगा ना, अभी सब एटम बन के उड़ जाएंगे तो क्या ही बचेगा। तो ये जो जितने भी प्रोसेस हुई, जो भी मेरी 1 घंटे तक ये प्रोसेस चली, सपोज फॉर एग्जांपल, इसमें जो भी मैंने हीट सप्लाई की, सपोज 1000 जूल की एनर्जी सप्लाई कर दी मैंने, एक नंबर है, क्या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बिकॉज बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? नहीं बोल सकता। क्यों, बात समझो। तुम्हारे पास क्या था, H2O लिक्विड था। क्या था, H2O लिक्विड था। तुम्हें इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो एटम हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम चला जाएगा,
एटम वाले इसमें चले जाएगा, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, एटम वाले फेस में चले जाएगा। तो मुझे बताओ वो जो हाइड्रोजन एटम रहा, ऑक्सीजन एटम रहा, वो तुम्हें कैसे दिखेगा, लिक्विड के फॉर्म में दिखेगा क्या, वो तो गैस के फॉर्म में आ जाएगा ना। बात समझो, जब तुम इसको इनफ एनर्जी सप्लाई कर दोगे, इतनी एनर्जी सप्लाई कर दोगे कि बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ के चले जा रहा है, तो क्या वो लिक्विड फेस में रहेगा, उसके बाद तो हाई एनर्जी आ गई ना। तो तुमको यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में दिखेंगे और एक सिंगल ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में दिखेगा, तुम्हें नहीं लगता है ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तुम्हें पहले इस लिक्विड को H2O गैस बनाना पड़ेगा, फिर इस गैस, जब ये अलग अलग H2O दिख जाएंगे गैस हवा में उड़ते हुए H2O जो गैस अलग अलग दिखेंगे, फिर अब इनको एनर्जी सप्लाई करोगे तो अब इनके पास तो और कोई चारा ही नहीं बचा है, अब बॉन्ड ही तोड़ना बाकी है। तो फिर यहां से क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? जो तो फिर जो तुम बोल रहे हो ना कि सर एक जग पानी है, हमने उनको इतनी एनर्जी दी कि एटम सीधा गैस में चलेगा सारे बॉन्ड टूट करके, इसके अंदर तो बेटा ये दोनों एनर्जी शामिल है, यहाँ से ये वाली प्रोसेस की भी और यहाँ से ये वाली प्रोसेस की भी। कॉमन सेंस लगाओ जरा। और ये H2O लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं बहुत ज्यादा ठंडा इसको ले लिया तो फिर गैस तक पहुंचने में और ज्यादा मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी का तो टर्म बदलता रहेगा ना बार बार। बात समझो यार, किसी ने 99 डिग्री सेल्सियस में पानी ले रखा है, किसी ने 0 डिग्री सेल्सियस में पानी ले रखा है। अब वो यहाँ से पहले गैस बनाता है, हालांकि उसको जाना यहाँ से है, बट ऑब्वियस सी बात है वो पहले यहाँ से आ जाएगा फिर यहाँ से आ जाएगा। अबे वो जाए कि नहीं जाए, केमिकल तो वही करेगा। अरे केमिकल अंदर रखा हुआ वही काम करेगा भाई, सीधी बात है। तो किसी बच्चे ने 99 डिग्री पे पानी ले रखा है, किसी बच्चे ने 0 डिग्री पे पानी ले रखा है, तो केमिकल क्या चाहेगा, पहले लिक्विड से गैस बनेगा, फिर गैस से वो आपस से एटम बनेगा। तो मुझे बताओ दोनों बच्चे की जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ जाने की सीधा, दोनों बच्चे की सेम आएगी क्या? नहीं सर। जो 99 पे होगा ऑलरेडी एनर्जी इसके पास ज्यादा है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे ये गैस बनेगा, फिर बाकी की एनर्जी यहाँ से तोड़ने में चली जाएगी। एक 0 डिग्री पे लेके बैठा है वो बच्चा, तो वो पहले गैस बनेगा, 0 से पहले 100 पे जाएगा। भाई साहब 0 से 100 पे जाने के लिए तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी। अबे तुम तो एनर्जी यहाँ से आगे जो वो खा लेगा, बाद में जब वो गैस बनेगा तब जाकर के वहां पे एनर्जी इतनी लेगा, फिर वो एटम बन जाएगा, गैस फेस में चला जाएगा। तो तुम देख रहे हो ना, यहाँ पे तुम जैसा टेम्परेचर लोगे वैसा वैसा तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ से वहां कन्वर्जन का। तो ये कोई ट्रू वैल्यू नहीं है यहाँ से यहाँ जाना सीधा। यानी यहाँ जो तुम्हारी एनर्जी लग रही है शॉर्टकट में, जो कि इन दोनों की प्लस है, इन दोनों की क्या है, प्लस है, इस एनर्जी को तुम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे। बात आ रही है समझ में? ये चीज है। तो सब फिर बोलेंगे किसको? वो डिपेंड करेगा इस रिएक्शन के ऊपर, वो डिपेंड करेगा इस रिएक्शन के ऊपर। जब ऑलरेडी सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, अलग अलग है, ऑलरेडी सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, अलग अलग है। अब जो मैं एनर्जी दूंगा ना वो सीधा सीधा क्या तोड़ेगा, बॉन्ड ही तोड़ेगा। यहाँ सारे मॉलिक्यूल अलग अलग थे नहीं, ये सारे आपस में क्या थे, पास में थे। यहाँ पे क्या था, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। तब जो तुम एनर्जी दे रहे थे वो पहले वो हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग करने में जा रहा है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेगलेक्ट कर खत्म करने में जा रहा है, तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट जा रही है। फिर जब वो सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, वंडरवाल फोर्स वाले जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, जब सब अलग अलग हो जाएंगे तो ये बोलेंगे भाई साहब ये एनर्जी दे रहा, अब तो मैं क्या ही करूँगा, सारे बॉन्ड तो टूट ही चुके हैं, अब कोवलेंट बॉन्ड टूटना बाकी है बस। और जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तब क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा। तो इन शॉर्ट ये वाला जो प्रोसेस है ना, इस वाले प्रोसेस को मैं तुम क्या बोलोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्या बोलोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सिर्फ ये वाले प्रोसेस को बोलोगे, ना कि यहाँ से आ जाने वाले प्रोसेस को। अब ध्यान रखना, इसमें भी एक कैच है, इसमें भी क्या है, एक कैच है। अगर कोई इतना लेक्चर देकर के आगे बढ़ जाएगा ना तो गलत आंसर कर देगा। तो तुम्हें बस फील देना चाह रहा था, मैं फील जो देना चाहता हूँ वो एक्चुअली में ये है, गैस से गैस का में जाना, लिक्विड से गैस में जाना नहीं। ये एनर्जी जो भी है ना, ये सारी एनर्जी बॉन्ड के रिलेटेड जो भी एनर्जी होती है ना, वो कन्वर्जन कहाँ से कहाँ कराती है, गैस टू गैस कराती है। यानी तुम्हें ऑलरेडी एक गैस लेना पड़ेगा, फिर जब जाकर के उसको तोड़ोगे तो ऑब्वियस बात है बनने वाला तो गैस ही है। बट जो तुम ले रहे हो ना, तुम्हारा रिएक्टेंट जो है वो भी किस में होना चाहिए, गैस है। इसका रीज़न मैंने क्या बताया, समझा चुका हूँ मैं पहले। अगर तुम लिक्विड ले लोगे या सॉलिड ले लोगे, H2O सॉलिड, तो इसमें तो पहले इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी जाएगी। बात समझो, किस में जाएगी, जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वहाँ एनर्जी चली जाएगी। तो क्या इस वाली एनर्जी को तुम बोलोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? नहीं ना। अगर तुम सीधा सॉलिड से ये बोलोगे कि सर यहाँ से आ जा रहा हूँ, तो ये वाला प्रोसेस एक साथ नहीं होगा। पहले यहाँ से लिक्विड जाएगा, लिक्विड से गैस, फिर ये जाएगा। तो यहाँ पे ये दो एनर्जी ऐड हो रही है, ये दो टाइप की एनर्जी ऐड हो रही है इस सीरम नंबर में। जो तुम्हारा मान लो क्या, तुम्हारा आंसर कितना आया, सपोज 10,000 आया, 10,000 जूल तुमको लगा,
तो ये 10,000 जूल सिर्फ बॉन्ड को ब्रेक करने में नहीं गया, तुम गलत हो। पहले तो यहाँ से इसको लिक्विड बनाने में गया, लिक्विड से गैस बनाने में गया। पहले ये वाला इंटरमोलिकुलर बॉन्ड तोड़ने में गया, फिर ये वाला इंटरमोलिकुलर बॉन्ड तोड़ने में गया, फिर जब कुछ इसके पास बचा ही नहीं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में, तो अब इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी जा रही है। ये चीज है। तो तुम जो ये बोल रहे हो ना कि सर यहाँ पे देखो ना बॉन्ड तो टूट ही तो जा रहा है, अबे नहीं गधे, ये देख पहले सॉलिड है, यानी इसके अंदर सिर्फ बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी शामिल नहीं है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने की भी एनर्जी क्या है यहाँ पे शामिल है। तो फिर किसको बोलना है? बस तुमको ध्यान ये रखना है कि जब भी बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जब भी ये टर्म आएगा तो तुम समझ जाना कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, गैस फेस में लेना है तुम्हें, सॉलिड लिक्विड में लेना नहीं, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में लोगे तुमको पहले उनकी एनर्जी, पहले उनके बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी चाहिए, मतलब इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड होंगे, इंटरमोलिकुलर जो बॉन्ड होंगे उनको तोड़ने में, यानी वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा। तो सर ये इसको सीधा ही क्यों नहीं बोल दिया गया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी? आपने बोला इसमें भी कैच है, यानी इसमें भी कुछ डिटेल है। हाँ डिटेल अभी बता रहा हूँ, पहले तुम क्या इतना समझे। यहाँ से बस तुम्हें समझना ये है कि जब भी बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फलाना निकाला, जो भी बॉन्ड के रिलेटेड आएगा उसमें तुम समझ जाना तुम्हें कन्वर्जन कहाँ से कहाँ कराना है, गैस टू गैस ही कन्वर्ट कराना है। और बॉन्ड टूटेगा तो भाई एटम ही बनेगा, सीधी बात है, और वो भी लिक्विड फेस में एटम रहेगा, नहीं ना, गैस फेस में एटम रहेगा। तो तुम एनर्जी दी है तो सॉलिड नहीं बन जाएगा, लिक्विड नहीं बन जाएगा, उड़ेगा ही, गैस ही बनेगा। गैस टू गैस का कन्वर्जन कराना है। बोलो क्लियर है इतना? अच्छा अब एग्जैक्ट देखते हैं क्या है ये गैस टू गैस कन्वर्ट कराना। एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। दूसरी बात, एक होता है तुम्हारा दूसरा नंबर 2 जो होता है ना, साथ कंपेयर साइड बाय साइड कर लेते हैं, 6.2 दैट इज मीन बॉन्ड एंथैल्पी। एक क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक है मीन बॉन्ड एंथैल्पी। और दोनों में डिफरेंस जान लेता है, ध्यान से देखना और सुनना और समझना। मैं एग्जांपल लेता हूँ H2O का। किसका एग्जांपल लेता हूँ? एग्जांपल नंबर 1 H2O। मुझे इसके बॉन्ड तोड़ना है, तो ऑब्वियस बात है बॉन्ड तोड़ना है सर, इसको लिक्विड में मत ले लेना। लिक्विड में लोगे तो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो आपकी कुछ एनर्जी कहाँ चली जाएगी, उस वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पहले तोड़ने में चली जाएगी, फिर बाकी की एनर्जी कहाँ जाएगी, बॉन्ड को तोड़ने में जाएगी। तो पहली बात तो सर आप क्लियर रखो, लिक्विड मत ले लीजिएगा आप, लिक्विड में एक्स्ट्रा फोर्सेज आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया? तो सर आपको लेना किस में है, गैस में। किस में लेना है, गैस में। और इसको मैं जरा ओपन करके लिख रहा हूँ। ऑब्वियसली बात, इसका शेप ऐसा नहीं होता है, तो बताया ना इस तरह से होता है, शेप होता है, बट मुद्दा वो नहीं है अभी फिलहाल। ये फेस किसका, इसका फेस कैसा है, गैस है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोग को? हाँ, ये हाइड्रोजन नंबर 1 है, फर्स्ट हाइड्रोजन, और ये क्या है, सेकेंड हाइड्रोजन। ये फर्स्ट हाइड्रोजन है और ये क्या है, सेकेंड हाइड्रोजन। ठीक है, जब तुम एनर्जी दोगे, ऑब्वियस बात है ये एनर्जी देना ही पड़ेगा, बॉन्ड को तोड़ना है ना, एनर्जी देना ही पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड बनने पर एनर्जी निकलती है। बोलो यार, तो वही एनर्जी को वापस ले दोगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो यहाँ जब तुम एनर्जी दोगे तो बताओ पहला वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, पहले ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अबे कोई भी हो सकता है, कि तो फर्स्ट बोल दिया इसलिए मैंने पहला वाला बॉन्ड तोड़ दिया, कोई लिखा नहीं है कि इधर कहीं टूटेगा, बट जो भी है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ध्यान रखना। प्लस तुम्हारे पास बचा क्या, OH विद सपोज की सेकंड हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये दोनों के दोनों, इसका फेस क्या होगा, स्टेट क्या होगा बताओ, गैस ही तो रहेगा, लिक्विड कहाँ से आएगा बे? तुमने गैस में और एनर्जी दी तो लिक्विड कहाँ से बन जाएगा, खुद ही तो सोच लो जरा। तुम ये पहले ही गैस है और एनर्जी दे दिया तो लिक्विड कहाँ से बनेगा, तो गैस में ही तो रहेगा, कॉमन सेंस। बताओ ये रिएक्शन के अंदर डेल्टा HR कुछ ना कुछ होगा, उस डेल्टा HR को मैं बोलूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में जो भी एनर्जी लगती है, कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में, फिर से बोल रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड को, सिंगल पर्टिकुलर बॉन्ड, ये वाला तो ये वाला, ये वाला तो ये वाला, तुमको लग रहा होगा सर दोनों को तो सेम ही एनर्जी लगेगी, ऐसा नहीं है। कोई पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने में जो भी एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब तुम्हारे पास क्या बचा, OH बचा है, तो अगले स्टेप में तुम क्या करोगे, इस OH को भी क्या करोगे, तोड़ दोगे। ये हाइड्रोजन कौन सा है, सेकंड वाला है, वापस से तुम इसको एनर्जी दोगे, और ये किस फेस में है, गैस फेस में है। ठीक है,
तो O बन जाएगा गैस, और हाइड्रोजन नंबर सेकंड वो भी क्या बन जाएगा, गैस। इस प्रोसेस की अगेन क्या होगी, डेल्टा एच आर होगी, उसको तुम क्या बोलोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी, चूंकि ये बताओ मुझे, बताओ ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी क्या? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों बताता हूँ मुझे बताओ, ये मॉलिक्यूल जो है, यानी ये रिएक्टेंट जो है और ये रिएक्टेंट है, ये क्या दोनों सेम रिएक्टेंट है क्या? टूट रहा तो OH बॉन्ड ही है, टूट रहा तो OH बॉन्ड ही है, बट कहाँ से टूट रहा है? क्या सेम मॉलिक्यूल में से टूट रहा है क्या? नहीं सर, H2 एक अलग मॉलिक्यूल है, OH एक अलग मॉलिक्यूल है। ये बोलो भाई, तो ऑब्वियस सी बात है, जब तुमने रिएक्टेंट ही चेंज कर लिया, भले से बॉन्ड क्यों ना सेम टूट रहा हो। बॉन्ड कौन सा टूट रहा है? OH। अरे भाई बॉन्ड कौन सा टूट रहा है? OH। यहाँ भी OH ही बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ भी OH ही बॉन्ड टूटा है, लेकिन चूंकि रिएक्टेंट अलग अलग है, एनर्जी सप्लाई क्या होगी, अलग अलग होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली जो वैल्यू होगी, मान लो इसकी अगर x है तो इसकी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? यानी उसको मैं x5 में बोलता हूँ, मैं बोल देता हूँ इसको फर्स्ट बॉन्ड एंथैल्पी, और इसको मैं क्या बोल दूंगा, सेकंड बॉन्ड एंथैल्पी। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये तो ठीक है, आसान है। सपोज मान लो CH4 होता, क्या होता, CH4 होता, तो CH4 में तो 4 दफ़ा BD आ जाता। क्यों? इसको देखेंगे बाद में। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो जरा, ये CH4 है तुम्हारा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, इससे बॉन्ड तोड़ोगे। बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या इसको सॉलिड में ले लूँगा, मीथेन का इसको सॉलिड में ले लूँगा? नहीं ना, सॉलिड में लूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आ जाएगा। फिर मेरी एनर्जी तो फिर पहले तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में जाएगी ज़बरदस्ती। मेरे को तो क्या चाहिए था, सिर्फ बॉन्ड को तोड़ने में देखना था ना मुझे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ख़त्म करना पड़ जा रहा है एनर्जी दे करके। तो उससे अच्छा मैं क्या करूँगा, इसको गैस फेस में ही रखूँगा। अब मैंने क्या करा, एनर्जी दिया। तो बताओ हाइड्रोजन नंबर 1 का है, पहले इसको तोड़ लेते हैं, भाई नंबरिंग इसीलिए करिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, हाइड्रोजन नंबर 4, हाइड्रोजन नंबर 3, हाइड्रोजन नंबर 2, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन नंबर फर्स्ट। अलग हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। बता, ये फेस गैस है तो ये भी क्या रहेगा, गैस ही रहेगा, ये भी क्या रहेगा, गैस ही रहेगा। अब चूंकि यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है तो इसी रिएक्शन की एंथैल्पी को तुम क्या बोल दोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोल दोगे। अरे आ रही क्या नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या कोई फेस ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, प्योर बॉन्ड टूट रहा है। भाई जो चीज़ यहाँ हो रही थी वही चीज़ तो वहाँ हो रही है। क्या यहाँ से आ जाने पर क्या कोई फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है? नहीं सर, प्योरली बॉन्ड ही टूट रहा है। तो बस इस रिएक्शन के डेल्टा एच को तुम क्या बोल दोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब तुम्हारे पास क्या बचा, 3 हाइड्रोजन बचे, सेकेंड थर्ड और फोर्थ गैस फेस में ही है। वापस से तुम एनर्जी सप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, 3 और 4 ही बचा रहेगा। सेकेंड वाला हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा, गैस गैस। इस वाले रिएक्शन की एंथैल्पी को तुम क्या बोलोगे, अगेन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी कि अलग अलग रहेगी? ऑब्वियस सी बात है सर, रिएक्टेंट अलग अलग है ना, ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है। भले से CH बॉन्ड टूट रहा है तो क्या हुआ, CH बॉन्ड टूट रहा है तो क्या हुआ, ये तो केमिकल ही अलग अलग हो गया ना, रिएक्टेंट अलग अलग हो गया। इसका एनवायरनमेंट अलग है, इसका एनवायरनमेंट अलग है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नंबर 1, इसको मैं क्या बोल दूंगा, सेकेंड। इस तरह से बताओ 2 और आएगी, इस तरह से क्या होगी, 2 और आएगी ना। बचाइए, है ना, एक ये वाली और फिर ये बचा। अरे समझे कि नहीं समझे? तो हर एक यहाँ पे जो डेल्टा एच आर होगा उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ अलग वैल्यू होगी, और वो क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी नंबर 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक्चुअली में नंबर 4। ये है तुम्हारी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। यानी तुम्हारे पास क्या होंगे, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड होंगे, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, हर एक इंडिविजुअल बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुम क्या दे रहे होगे, एनर्जी दे रहे होगे स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी तुमने एनर्जी सप्लाई, ऑब्वियस बात यहाँ पे तुम एनर्जी सप्लाई ही करोगे, तुम्हें एनर्जी मिलने वाली नहीं है। तो जो भी तुमने एनर्जी सप्लाई किया, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच आ रहा है उसको तुम क्या बोलोगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये हुआ तुम्हारा क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब दूसरा क्या है, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मीन
बॉन्ड एंथैल्पी। अभी तो मॉलिक्यूल छोटा था, अभी मॉलिक्यूल बड़ा होता, यानी और भी बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, या कोई दूसरा केमिकल, दूसरा कोई आइटम होता, बहुत सारा होता, तो उस PCl5 टाइप का कुछ हो गया, या XYZ कुछ भी। तो यहाँ पे तो और भी बहुत सारी एनर्जी याद है। तो क्या तुम, अगर कोई तुमसे पूछता कि भाई साहब इसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितनी लग रही है, तो तुम क्या करते हैं? पहले ये स्टेप का बताते, फिर ये स्टेप का, फिर ये स्टेप का, फिर मान लो 10 स्टेप है, तो क्या 10 स्टेप का बताते रहोगे? तुम क्या करोगे? एवरेज बताओगे। जो क्लास 10 में मैंने नहीं पढ़ा था कि अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई साहब तुम यहाँ से उड़ना जा रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड क्या रहेगी, तो तुम क्या बताओगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताते रहोगे क्या, कि 10:01 पे इतनी थी, फिर 10:02 पे इतनी हुई, फिर 10:03 पे इतनी हुई, ऐसा करके क्या पूरे घंटे का डेटा बताओगे? नहीं ना। तुम क्या बोलोगे? एवरेज निकाल दोगे, उसका मीन निकाल दोगे। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या निकाल देंगे? मीन निकाल देंगे। तो इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज का जो मीन होगा वही तुम्हारा क्या होगा? मीन बॉन्ड एंथैल्पी। क्या होगा भाई? मीन बॉन्ड एंथैल्पी। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, मीन निकालना में का क्या मतलब होता है, जितने भी वैल्यूज़ होती है सबको प्लस करो और डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ तुम्हारे पास क्या है वैल्यूज़ है उसे डिवाइड कर दो। तुम्हारे पास 4 तरह की बॉन्ड एंथैल्पीज है, डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो डिवाइड बाई क्या करोगे? 4 कर दोगे। इन सबको प्लस करोगे, फिर डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 4 कर दोगे। तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? मीन बॉन्ड एंथैल्पी। बोला रही बात समझ में? यानी तुम्हारे पास मीन बॉन्ड एंथैल्पी असल में क्या होगा? मीन बॉन्ड एंथैल्पी असल में क्या होगा? तुम्हारे पास क्या होगा? समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी, समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, मीन का फॉर्मूला तो यही था कि सम ऑफ क्या बोलते थे, ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, ये तो था। तो समेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, या तो कह लो नंबर ऑफ बॉन्ड। भाई नंबर ऑफ बॉन्ड भी तो कह सकता हूँ। अबे जितने बॉन्ड हो गए होते तो नंबर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगा। तो तुम फॉर्मूला में वही ध्यान रखना। यहाँ पे एक्चुअल में लिखा क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर 4 बॉन्ड हो गए तो 4 डिसोसिएशन एंथैल्पी भी होगी। चारों को प्लस करो, डिवाइड बाय क्या कर दो? 4 कर दो। तुम्हारी क्या निकल जाएगी? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू, एवरेज जो भी कहना है कह लो, ये चीज़ होगा। तो जब तुम डेटा कभी देखो ना कि भाई CH बॉन्ड का ब्रेकिंग के लिए एनर्जी इतनी लग रही है, सपोज मान लो कि 1000 लग रही है, 1000 जूल लग रही है सपोज, किसका? ये CH बॉन्ड किसका टूट रहा है? किसके कौन से मॉलिक्यूल का CH बॉन्ड टूट रहा है? सपोज मीथेन का टूट रहा है। तो समझ जाना, तुम अपने आप से सवाल करना, यार ये जो CH बॉन्ड है ये कौन सा है? हाइड्रोजन नंबर 1 और कार्बन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन नंबर 2 और कार्बन का बॉन्ड है। भाई ये जो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो 1000 की एनर्जी बोल रहा है कि हमने दिया, तो ये कौन से बॉन्ड को तोड़ने के लिए? हाइड्रोजन नंबर 1 के साथ कार्बन का बॉन्ड तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन नंबर 2 और कार्बन का बॉन्ड तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन नंबर 3 या हाइड्रोजन नंबर 4 और कार्बन का बॉन्ड तोड़ने के लिए। समझ जाना, ये एवरेज वैल्यू दे रहा है। कौन सी वैल्यू दे रहा है? ये एवरेज वैल्यू दे रहा है। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? कॉमन से थोड़ा लगाओ ना। और सर किसी के अंदर एक ही बॉन्ड रहा मान लो, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही बॉन्ड है, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? BD, और वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेन बॉन्ड। अबे जब एक ही बंदा है तो दोनों में से कुछ भी बोल दो ना, क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ रहा है? तो सर एक बॉन्ड कहाँ होगा? अब एक बॉन्ड Cl2 में होगा। अरे बोलो भाई, एक बॉन्ड कहाँ होगा? हाइड्रोजन में होगा, हाइड्रोजन गैस के अंदर होगा। अब ये इसको भी क्या लोगे? गैस फेस में ही तो लोगे। सर ये तो ऑलरेडी भी गैस फेस में ही होते हैं, बट मान लो किसी को खप चढ़ा है दिमाग, तो वो पहले इस गैस को पहले लिक्विड बना दिया, फिर सॉलिड भी बना दिया मान लो, फिर बोल रहा है कि सॉलिड Cl2 है मेरे पास, अब मैं उसका बॉन्ड तोड़ रहा हूँ। तो बेवकूफ़ कहेंगे सॉलिड से पहले लिक्विड जाएगा, उसका तेरा एनर्जी अलग जाएगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये चीज़ है। तो सीधा गैस ही काम कर ले, आसान रहेगा। तो यहाँ से जब मैं एनर्जी दूंगा, इसको ऑब्वियस बात है एनर्जी दूंगा बॉन्ड तोड़ने के लिए, एनर्जी मुझे मिलने वाली नहीं है, मैं एनर्जी देने वाला हूँ। तो जब मैं एनर्जी दूंगा, अब ये गैस क्या बोलेगा? अरे भाई मेरे बाजू वाला Cl2 था वो तो पहले से उड़ गया है, मेरे और उसमें कोई इंटरेक्शन तो है ही नहीं, तो ये जो एनर्जी दे रहा है मैं कहाँ भेजूंगा? मैं खुद को तोड़ने में यूज़ कर लूँगा उसको। तो सीधा सीधा वो जो एनर्जी तुम फेंक रहोगे वो प्योर बॉन्ड को तोड़ने में ही जाएगी, और तुम्हारे पास क्या बन जाएंगे? 2 Cl के आइटम बन जाएंगे। कौन से फेस में रहेंगे? लिक्विड में तो आने वाले नहीं है। अबे लिक्विड में क्यों नहीं आएंगे वो तो पता चल रहा है ना, क्यों आएंगे? सर पहले से गैस था, आपने और एनर्जी दे दी, तो कहाँ से लिक्विड बनेगा? तो गैस में गैस ही रहेगा ना। और इस रिएक्शन का डेल्टा HR जो होगा, अब देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या एक ही बॉन्ड है, अब एक बॉन्ड का क्या एवरेज निकलेगा? और जबरदस्त तुम एवरेज निकालोगे तो भी आंसर क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा। यानी यहाँ पे तुम इसको, तुम्हारी मर्जी है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलो, या तो तुम क्या बोल दो? मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ऑब्वियस बात है कोई गधा ही होगा जो ये बोलेगा, यही तो बोलना होगा।
अबे मेन क्यों बोल दोगे एक बंदे में, भले से वैल्यू सेम आएगी पर एक कॉमन सेंस की भी तो बात है ना, इसके अंदर भी सेम कहानी होगी। बोलो समझ में आ गया। ये है तुम्हारा क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी इन शॉर्ट बॉन्ड एंथैल्पीज। बॉन्ड एंथैल्पीज, बॉन्ड एंथैल्पी दो टाइप की होती है। सिंगल सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड टूट रहा है, अगर क्या हो रहा है सिंगल सिंगल कोई स्पेसिफिक बॉन्ड टूट रहा है, जैसे ये वाला या तो ये वाला, ये वाला या तो ये वाला, कोई भी एक सिंगल अगर बॉन्ड टूट रहा है तो वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी तो उसका जो डेल्टा एच आर होगा वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहलाएगा। और तुम्हारे पास ऐसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत सारे होंगे, तुम उसका क्या निकालोगे, मीन निकालो, क्योंकि तुम हर बार हर एक वैल्यू तो बोलने बैठोगे नहीं, तुमको एक मीन वैल्यू चाहिए होगी, एक एवरेज चाहिए होगा, तो तुम क्या निकालोगे, उसका एवरेज निकालोगे। फॉर्मूला तुम्हारे पास ये रहा, तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू, ठीक है देख लो जरा एक बार।